लोग बात करने वाले हैं यहाँ पर स्ट्रक्चर ड्राइंग की। स्ट्रक्चर ड्राइंग में बहुत सारी वैरायटीज होती हैं। सबसे पहले हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, ठीक है। देन फिर हम लोग बात करेंगे स्ट्रक्चर विद द हेल्प ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। फिर हम लोग बात करेंगे कुछ मिसलेनियस कंसेप्ट्स के बारे में। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले लुईस डॉट स्ट्रक्चर वाले कंसेप्ट से। ओके, तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर वाला कंसेप्ट आपका अब स्टार्ट होने जा रहा है। चलो देखो जरा, सबसे पहले लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए कुछ रूल्स की जरूरत है, रेगुलेशंस की जरूरत है। तो देख लेते हैं मेरे भाई। रूल्स फॉर लुईस स्ट्रक्चर ड्राइंग फॉर अ मॉलिक्यूल हैविंग वन सेंट्रल एटम ओनली। लुईस डॉट स्ट्रक्चर का कंसेप्ट ऐसे मॉलिक्यूल्स के लिए ही एप्लीकेबल है जिसमें सिर्फ एक सेंट्रल एटम है। समझ में आ रही है मेरी बात? एक सेंट्रल एटम है। सेंट्रल एटम क्या होता है बता दूंगा। सबसे पहले हम बात करेंगे रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 क्या है भाई? कैलकुलेट N1। ये है हमारा रूल नंबर 1। N1 का मतलब पता है क्या है? क्या कैलकुलेट करने को कहा जा रहा है? नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑल एटम। मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स हैं उन सभी एटम्स के वैलेंस शेल का टोटल इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज अगर कोई है तो, ठीक है, और या फिर नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑफ पॉजिटिव चार्ज, कुछ भी है तो। ये क्या लिखा है? इफ एनी नेगेटिव नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। यस यस, इफ एनी नेगेटिव नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो मान के चलो एक एग्जांपल मैंने लिया है, वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या है ये? नाम है इसका कार्बन मोनोऑक्साइड। हमारे पास एग्जांपल है कार्बन मोनोऑक्साइड का। मुझे कैलकुलेट करना है N1। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हमारे N1 की वैल्यू आ गई 10, है ना। अब हम क्या करेंगे? हम जाएंगे रूल नंबर 2 पे। रूल नंबर 2 कहता है कि अब N2 कैलकुलेट करो। N2 कैसे कैलकुलेट करेंगे? नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम अगर है तो इफ एनी मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस नंबर ऑफ अदर एटम्स मल्टीप्लाइड बाई 8। अगर कोई अदर एटम है तो मल्टीप्लाई करना है 8 से। कार्बन मोनोऑक्साइड में देखें तो कोई हाइड्रोजन है क्या? नहीं है क्या? नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इफ एनी मल्टीप्लाइड बाई 2 है क्या? नहीं है, ठीक है। तो अब हाइड्रोजन एटम नहीं है, लेकिन अगर होता तो उसके रिस्पेक्ट में कितने अदर एटम हैं? 2। कौन? एक कार्बन, एक खुद ऑक्सीजन, है ना। तो नंबर ऑफ अदर एटम्स कितने हैं? 2 इंटू 8। यानी कि N2 कैसे कैलकुलेट किया गया है आपको क्लियरली बता दूं। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है क्या? नहीं है। मल्टीप्लाई करना था कितने से? 2 से। प्लस नंबर ऑफ अदर एटम्स। किसके रिस्पेक्ट में अदर एटम्स? हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में अदर एटम। तो हाइड्रोजन तो है नहीं, लेकिन अगर होता तो 2 एटम है, कार्बन और ऑक्सीजन बोले तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 8। तो ये तो 0 और ये 8 दूनी 16, तो यही तो है। तो आ गया ना N2। समझ में आ गई होगा आई थिंक। अब तो समझ गए होगे। चलो अब बात करते हैं रूल नंबर 3 के बारे में, ठीक है। सो रूल नंबर 3 पे आ जाओ फटाफट। ओके, सो मुझे कैलकुलेट करना है अब N3। भाई हमने N1 कैलकुलेट कर लिया, N2 कैलकुलेट कर लिया। अब हम बात करेंगे यहाँ पे N3 के बारे में, ठीक है ना। N3 क्या डिनोट करता है? सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं। N3 डिनोट करता है कि बनने वाले बॉन्ड में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने यूज हुए थे। सो N3 डिनोट्स नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। जैसे ही आपको पता लग जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, आप N3 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो आपको पता लगेगा कि A की वैल्यू, और A का मतलब क्या होता है मैं बता देता हूं। A का मतलब है नंबर ऑफ बॉन्ड, एग्जैक्टली हाफ करना है, ठीक है। सो अगर मैं बात करूं N3 की, जो कि N2 माइनस N1 है, तो मुझे पता है कि मेरा N1 कितना आया था 10,
N2 कितना आया था 16, तो 16 माइनस 10 मतलब N3 की वैल्यू आई मेरी 6। अब मुझे ए की वैल्यू निकालनी है तो क्या करूंगा, N3 डिवाइडेड बाई 2, तो ए की वैल्यू आई 3। N3 ने क्या बताया, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व थे इन कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, इसने क्या बताया, 3 बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन कार्बन मोनोऑक्साइड, ये बता दिया इसने। अब 3 बॉन्ड प्रेजेंट है तो 3 बॉन्ड कैसे होंगे भाई, 2 एलिमेंट हैं तो कॉमन सेंस की बात है ट्रिपल बॉन्ड होगा ही होगा यार। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 4 पे। ठीक है, अब बात करेंगे कैलकुलेशन ऑफ N4। N4 कैसे निकालेंगे, N1 माइनस N3, तो N1 कितना था आपका 10, N3 कितना आया था -6। ठीक है ना, इतना ही आया था N3। तो N4 एक्चुअली रिप्रेजेंट क्या करता है, N4 डिनोट्स नंबर ऑफ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, एलिमेंट नहीं है वो, यहां पे इलेक्ट्रॉन्स आएगा, क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जिसने केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया। तो अब मुझे निकालना है बी की वैल्यू। ठीक है, मैं बताना चाहता हूं कि बी का मतलब क्या होता है। बी का मतलब ये है कि आपको नंबर ऑफ लोन पेयर निकालना है। क्या निकालना है, नंबर ऑफ लोन पेयर। ठीक है, और बी कैसे निकलेगा, बी निकलेगा आपका N4 डिवाइडेड बाई 2 से। ठीक है, ये बी की वैल्यू है, नंबर ऑफ लोन पेयर। तो भाई सीधी सिंपल सी बात है, N4 आपका कितना आ जाएगा भाई, 10 में से 6 गए, आपका आंसर आया कितना, 4 आंसर आया। N4 की वैल्यू आई 4, तो B की वैल्यू कॉमन सेंस की बात है कितनी आई 2, तो 2 लोन पेयर है। अब वो 2 लोन पेयर किस पे हैं, कार्बन अकेले पे 2 लोन पेयर हैं, या फिर ऑक्सीजन अकेले पे 2 लोन पेयर है, या फिर एक लोन पेयर ऑक्सीजन पे है, एक लोन पेयर कार्बन पे है। ऐसा कॉमन सेंस यूज करना है। तो ये सब आ गया। नाउ अगली स्टेप क्या कहती है कि जैसे ही आपके पास N1, N2, N3, N4, A एंड B की सारी इंफॉर्मेशन आ जाए तो आप क्या करेंगे, A और B की इंफॉर्मेशन से स्ट्रक्चर को असाइन करने की कोशिश करेंगे। कैसे, सबसे पहले असाइन करने के लिए आपको एक पॉइंट याद रखना होगा, और वो पॉइंट ये है कि भाई सेंट्रल एटम आप कैसे ढूंढेंगे। ठीक है, सेंट्रल एटम आप कैसे ढूंढेंगे, फाइंड द सेंट्रल एटम फर्स्ट। सेंट्रल एटम क्या होता है, सेंट्रल एटम वो लीस्ट क्वांटिटी होती है एटम की, और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज हमेशा सेंट्रल एटम ही बनती है। सो दैट एटम which is least in quantity or number or having less electron negativity except hydrogen, that is known as central atom। हाइड्रोजन कभी भी सेंट्रल एटम के तौर पर बिहेव नहीं करता है। ठीक है, देन जैसे ही सेंट्रल एटम पता लग जाए तो अब आपको यह भी पता लग जाएगा कि फिर बाकी के जितने भी एलिमेंट्स हैं ऑब्वियसली कॉमन सेंस है कि वो सब सराउंडिंग एटम्स बन सकते हैं। ठीक है, सो प्लेसिंग द सराउंडिंग एटम्स अराउंड द सेंट्रल एटम। ठीक है, एंड जॉइन देम विद द हेल्प ऑफ बॉन्ड कैलकुलेटेड, जितना आपने देखा था भैया। सेंट्रल एटम है कार्बन, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है 2.1। सॉरी, क्या लिख दिया मैंने, अरे यार इरेजर कहां चली गई। ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात, 2.5 है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। ऑक्सीजन क्या है भैया आपका 3.5 इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के साथ, है ना। अब मैंने कहा था कि टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड कितने आए हैं बेटा आपके, 3। तो कैसे कनेक्ट करोगे, 1 2 3। ठीक है, 3 बॉन्ड यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन ये रहा, 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 1 इलेक्ट्रॉन ये रहा। ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन और होते हैं, सोचो जरा, 6 होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन चले गए, 1 2 3 चले गए, बचे कितने, 3, है ना, 3 बचे ना। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, यहाँ पे कार्बन के पास होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, 2s2 2p2। ठीक है, तो बचे कितने, बचे कितने, कॉमन सेंस सोचो 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 सोचो, कितने बचे, 2 इलेक्ट्रॉन। तो अब ये कौन सी बॉन्डिंग है, ये कोवेलेंट बॉन्डिंग है क्या जिसमें इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, या ये कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग है, सोचना पड़ेगा। कार्बन के पास 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन 2 बचे हैं। हकीकत कुछ और है, ये गलत है, मेरे को लग रहा है। क्या हो सकता है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p4,
कार्बन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p2। तो इलेक्ट्रॉन्स का कॉम्बिनेशन लुईस थ्योरी के अकॉर्डिंग सही बैठा है यार। मेरा दिल और दिमाग कह रहा है कि कोवैलेंट बॉन्डिंग के साथ साथ कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग भी एग्जिस्ट कर रही है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो कोई बॉन्ड है ये पूरा का पूरा एक इलेक्ट्रॉन का पेयर से बना है। ऐसा ये है हकीकत। और अगर ऐसा है तो कॉमन सेंस की बात है, मैं पॉजिटिव चार्ज यहाँ दे दूंगा और नेगेटिव चार्ज यहाँ दे दूंगा, ठीक है, क्योंकि डोनेट कर रहा है ना और वो एक्सेप्ट कर रहा है। तो ये कहानी हो गई आपके कार्बन मोनोऑक्साइड की। अब ये सही है, ठीक है। अब एक और चीज भी करेंगे, हमने जो कुछ भी किया है हम उसे वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई द ऑक्टेट या फिर डुप्लेट फॉर एवरी एटम इफ फाउंड नॉट कंप्लीट फॉर एनी एटम, देन यूटिलाइज द लोन पेयर कैलकुलेटेड एंड डू फिलफिल द ऑक्टेट। सब फिर हम लोग वेरीफाई करेंगे कि ऑक्टेट पूरा है या नहीं, डुप्लेट पूरा है या नहीं सारे एटम्स के लिए। अगर हमें पता लगता है कि नॉट कंप्लीटेड वाली सिचुएशन है, तब हम लोग लोन पेयर का यूज करेंगे ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, जैसे मैंने यहां पर किया है। ऑक्टेट पूरा है, समझ रहे हैं मेरी बात, ऑक्टेट पूरा है। आगे चलते, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे फॉर्मल चार्जेस की। तो भैया फॉर्मल चार्जेस निकालने का एक फॉर्मूला होता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। फॉर्मल चार्जेस का क्या होता है, कार्बन का फॉर्मल चार्ज निकालना है तो कार्बन के आउटर मोस्ट शेल या वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन, कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए हैं और कार्बन पे कितने लोन पेयर हैं, ठीक है। अगर ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज निकालना है तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने थे, ऑक्सीजन कितने बॉन्ड से कनेक्टेड है और ऑक्सीजन पे कितने लोन पेयर हैं, ठीक है। इस तरीके से देखना है। तो हमें पता लगा कि कार्बन का फॉर्मल चार्ज -1 है और ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज +1 है। तो इस तरीके से देखेंगे, इससे और चीजें स्मूथ हो जाती है, ठीक है। तो ये जो चीज मैंने अभी आपको बताई इसे थ्योरेटिकल लैंग्वेज में भी बता दूंगा, ठीक है। अगर आप इसको और अच्छे से समझना चाहते हो, यानी कि टू अंडरस्टैंड द बॉन्डिंग इन अ मच बेटर वे, ठीक है, we shall calculate the formal charge for any atom according to the formula unit। formula unit क्या है देख लो। फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला इस तरीके से होता है, जिस एटम के लिए बात कर रहे हैं उसी के लिए, नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड एसोसिएटेड विद दैट एटम माइनस नंबर ऑफ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन यूनिट्स। नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन यूनिट्स बोले तो लोन पेयर। समझ में आ गई मेरी बात। ये पूरी की पूरी एक फॉर्मूला यूनिट है, ये पूरा का पूरा क्या है, एक फॉर्मूला है, ठीक है। ये माइनस का निशान है, तो इस चीज को जरा समझें अच्छे से, ठीक है। ये ना यार बार बार गड़बड़ कर देता है साला बोर्ड। चलो आगे बढ़ते हैं यार। अब एक नया एग्जाम्पल आ गया मेरे सामने, कार्बन डाइऑक्साइड N1 कैलकुलेट करते हैं। कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन, एक ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन, तो 2 ऑक्सीजन के पास 12 इलेक्ट्रॉन। N1 की वैल्यू 16, N2 निकालते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम मल्टीप्लाइड बाई 2, बट हाइड्रोजन एटम है ही नहीं है तो 0, प्लस हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में अदर एटम्स मल्टीप्लाइड बाई 8। हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में अदर एटम्स कौन है, एक कार्बन 2 ऑक्सीजन यानी कि 3 मल्टीप्लाइड बाई 8 यानी कि N2 की वैल्यू 24। N3 कैसे निकालेंगे भैया, N3 निकालेंगे N2 माइनस N1, कितना आया 8, ठीक है, 24 माइनस 16, ठीक है। जैसे ही आपका N3 आ गया, N3 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो A की वैल्यू आ जाएगी। A की वैल्यू का मतलब क्या है बेटा, 4 बॉन्ड, ठीक है। 8 का मतलब क्या था, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन अ बॉन्ड फॉर्मेशन। 8 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, बन रहे हैं 4 बॉन्ड, यानी कि कॉमन सेंस की बात है डबल बॉन्ड बन रहा होगा। सिमिलरली N4 निकालेंगे। N4 कैसे निकालते हैं बता दिया मैंने आपको, N1 माइनस N3, 16 माइनस 8। N4 जैसे ही आया B की वैल्यू निकालो। B का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ लोन पेयर, तो 8 डिवाइडेड बाई 2 4 लोन पेयर। तो ये है कार्बन डाइऑक्साइड की कहानी। कार्बन कनेक्टेड है
डबल बॉन्ड से, एक बॉन्ड सिग्मा है, एक बॉन्ड पाई है, एक बॉन्ड सिग्मा है, एक बॉन्ड पाई है, ठीक है, दो लोन पेयर हैं, तो हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। ये देखो लुईस डॉट स्ट्रक्चर, इतना आसान है मतलब स्ट्रक्चर ड्रॉ करना। N3 माइनस, भैया इसका नाम होता है एजाइड आयन। क्या होता है यार इसका नाम? एजाइड आयन। वही N1 निकाल लो, एक इलेक्ट्रॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन, सॉरी एक नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन? 5, तो 3 नाइट्रोजन के पास 15, ऊपर से एक माइनस का चार्ज है तो होगा 16, ठीक है। N2 निकालना है कैसे? नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस नंबर ऑफ अदर एटम्स मल्टीप्लाइड बाई 8। हाइड्रोजन है नहीं लेकिन हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में 3 नाइट्रोजन है, मल्टीप्लाइड बाई 8 है तो ठीक है, 3 मल्टीप्लाइड बाई 8 24 आ गया। N3 निकाल लिया, N3 निकल गया तो A निकाल लिया, N4 निकाल लिया, N4 निकाल लिया तो B निकाल लिया, ठीक है। इस तरीके से बना दो। हाँ, अब यहाँ पर स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो मोर स्टेबल और लेस स्टेबल पहचानेंगे, ठीक है। मोर स्टेबल लेस स्टेबल कैसे? पहली बात तो मैं एक चीज बना देता हूँ, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये है आपका सेकेंड स्ट्रक्चर, ये है आपका फर्स्ट स्ट्रक्चर, रेजोनेंस हो रहा है दोनों के बीच में, ठीक है। बोथ आर क्या है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है बोथ, ठीक है। तो लेस स्टेबल और मोर स्टेबल की कहानी देखी जाए तो आप कैसे देखेंगे यहाँ पे? भाई अगर देखें नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड बनाया, पॉजिटिव चार्ज है, नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड बनाया, पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन सबसे ज्यादा मोर स्टेबल कैसे देखोगे आप यहाँ पे? फॉर्मल चार्ज के करस्पॉन्डिंग, ठीक है। फॉर्मल चार्ज कैसे निकालते हैं अभी आपको बता दिया है, तो फॉर्मल चार्ज के बेसिस पर मोर स्टेबल और लेस स्टेबल की कहानी मैं आपको बता दे रहा हूं, ठीक है। देन आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। दूसरी बात, ये नाइट्रोजन क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। यहाँ पे सबका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, यहाँ पे एक का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। कौन है वो? बीच वाला, ठीक है। देन अब हम बात करते हैं, अगर if more than one Lewis structure for a molecule is possible then these structure are called as resonating structure, जैसा कि अभी उसमें देख लिया, एजाइड आयन में देखा, ठीक है। देन अब ये कहानी हो गई आपकी। तो देखो अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बना सकते हैं भाई, O3 का भी देखेंगे और आगे देख लेते हैं यार, बहुत आगे हैं अभी। रेजोनेंस का मतलब क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये एक ऐसा हाइपोथेटिकल और वर्चुअल फिनोमिनन है जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफॉर्मेशन होता है विद इन द कंपाउंड, ठीक है। हाइपोथेटिकल है ये, ठीक है। इससे आपको पता लगता है कि एक से ज्यादा लुईस स्ट्रक्चर पर बनाना पॉसिबल है किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के लिए। हालांकि रेजोनेंस को जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाया जाता है जीओसी वाले चैप्टर में, ठीक है ना। अब बात करेंगे किसके बारे में यार? बॉन्ड ऑर्डर। तो रेजोनेंस के करस्पॉन्डिंग बॉन्ड ऑर्डर ही कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर एक्चुअली होता क्या है? दो एटम्स के बीच नंबर ऑफ बॉन्ड की कहानी, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर का एक फॉर्मूला सिंपल सा क्या है? टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो एग्जाम्पल से समझ सकते हैं और ये भी आप कर सकते हो। बॉन्ड ऑर्डर का एक और फॉर्मूला 1 + 1 बाय रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। अब मान के चलो कि मेरे पास था क्या यार? ओजोन ले लेते हैं, ठीक है। O3 का एग्जाम्पल ले लेते हैं डायरेक्ट तो समझ में आ जाएगा। भाई O3 कैसे बनता है? ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन, ये एक ऑक्सीजन, ठीक है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कैसे बनेगा? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा इसका इस तरीके से, ठीक है। ये माइनस, ये ऑक्सीजन, ये पॉजिटिव, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, बोथ आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ ईच अदर। तो मुझे बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, बॉन्ड ऑर्डर निकालना है किसमें? O3, ओजोन में निकालना है। कैसे निकालेंगे? क्या लिखा? टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम, ठीक है। अब यहाँ तो 3 एटम है, अब क्या करेंगे? फंस गए, अबे फंस गए ना। तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन एटम, टोटल बॉन्ड देख लो 3 है, 2 एटम की बात ही नहीं, अब तो 3 है तो 3 देखो। टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2 है, लो जो बॉन्ड ऑर्डर आ गया, ठीक है। ऐसे ही बेंजीन का भी देखते हैं, वो ऑर्गेनिक में देखेंगे। फिर एक चीज याद रख लीजिए कि बॉन्ड ऑर्डर जो है बॉन्ड स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा, जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा
ठीक है, उतनी ही ज़्यादा आपकी बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी। ठीक है, बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी। ठीक है, और जितनी ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी उतनी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी। ठीक है, समझ में आ गई होगी मेरी बात। ओके, और जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतनी ही कम बॉन्ड लेंथ। तो वापस से एक और रिलेशन में यहाँ क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है, उतनी आपकी बॉन्ड लेंथ कम होगी, याद रखिएगा। ठीक है, ये आपस में कनेक्टेड है भाई। ठीक है, ये पूरा का पूरा आपको याद रखना है। फिर हम बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ लुईस थ्योरी। ठीक है, लिमिटेशंस ऑफ लुईस थ्योरी, और आगे बढ़ते हैं ज़रा। सबसे बड़ी बात यह है कि लुईस थ्योरी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लिमिटेशन ये है कि ये आयनिक कंपाउंड के लिए वैलिड नहीं है। ठीक है, और ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए वैलिड नहीं है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। ऑड इलेक्ट्रॉन का मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देख लेते हैं जरा। नाइट्रोजन आउटर मोस्ट शेल कितने इलेक्ट्रॉन? आई थिंक 5। कैसे 5? नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p3 हो गए 5। ये कितने हो गए? ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p4 6। 6 + 5 11 हो गया ऑड इलेक्ट्रॉन। तो फिर लुईस थ्योरी इसमें एप्लीकेबल नहीं है भाई। 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ऑक्सीजन में 6 और 6 12 कितने हो गए भाई? ठीक है, 12 और 5 17 इलेक्ट्रॉन हो गई ऑड इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन कितने इलेक्ट्रॉन? 7 भाई। अरे मेरे भाई याद करो, 3s2 3p5 7 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन? 12 हो गए ऑड इलेक्ट्रॉन। तो भैया लुईस थ्योरी जो है इट इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज लाइक दीज और इस जैसे बहुत सारे। देन इट इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर हाइपोवैलेंट कंपाउंड। हाइपोवैलेंट जानते हो ना क्या होता है हाइपोवैलेंट? हाँ, लेस देन 6 इलेक्ट्रॉन, है ना, यही होता है ना हाइपरवैलेंट। मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन, सॉरी लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन, 6 क्यों बोल रहा हूँ मैं? लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन्स लाइक BeH2 BeCl2b, ये सब मैंने आपको बताए थे ना। ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है, इसको सही कर देता हूँ। ठीक है, AlCl3। ठीक है, देन इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर हाइपरवैलेंट कंपाउंड। हाइपरवैलेंट पता है ना क्या होता है? मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, लाइक दिस PCl5SF4। ठीक है, बता चुका हूँ सब पहले ही, और क्या, ये सब तो अब रिपीटेड पार्ट है। अब हम लोग बात कर लेते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर की। ओके, लुईस डॉट स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। सो लुईस थ्योरी के बारे में बात करेंगे। लुईस डॉट स्ट्रक्चर से क्या लिखा हुआ है? लुईस थ्योरी इज अनेबल टू प्रोवाइड एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द शेप, ज्योमेट्री, बॉन्ड एंगल लाइक दैट। मतलब मॉलिक्यूल की जो प्रॉपर्टीज हैं लाइक शेप, लाइक ज्योमेट्री, लाइक बॉन्ड एंगल, ठीक है, ये सारी चीजें, ये सारे पॉइंट्स लुईस थ्योरी कवर नहीं कर पाता है। इसके लिए एक अलग थ्योरी आती है, हम लोग बाद में देखेंगे। ठीक है, अब जैसे कि फॉर द एग्जांपल है NO3-। ठीक है, भाई NO3- कैसे बना होगा मैं बता देता हूँ यार। तुम्हारे पास होगा NO2, तुमने जोड़ दिया एक और ऑक्सीजन, ठीक है, तुमने बना दिया NO3-। ये कहानी है तुम्हारी। ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात? इस तरीके से यहाँ पे NO2 है ना, तो नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर है। ओके, तो इस तरीके की कहानी। ये NO3 है आपके पास, ये पहला स्ट्रक्चर, दूसरा स्ट्रक्चर। अब मैं इसे ऐसे भी ड्रॉ कर सकता हूँ, ये दिख रहा है आपको T शेप में, ऐसे भी ड्रॉ कर सकता हूँ। ये आपको दिख रहा है उल्टा Y शेप है, ये ट्राइंगल जो भी वट एवर का हो गया। तो आपसे पूछेंगे कि भाई ये सच है या ये सच है, मतलब कि क्या ये रियल ज्योमेट्री है NO3- की,
या फिर ये रियल ज्योमेट्री NO3 माइनस की। पहचानने का तरीका आपको लुईस थ्योरी में नहीं बताया गया, तो कैसे पहचानेंगे? अकॉर्डिंग टू लुईस both structures are correct, that is okay. After knowing hybridization theory, the structure will be said as first will be incorrect and second would be correct, क्योंकि hybridization theory में हम लोग क्या देखते हैं? बॉन्ड एंगल वो सब, ठीक है।